चलिए अब हम शुरू करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर का सब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करता है? तो उसका उत्तर होगा, लेखक आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक तथा जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाले को विडंबना मानता है। दूसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो उत्तर होगा, जातिवाद के पोषक विभाजित वर्गों को ऊंच नीच करार देती है और जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। तीसरा है, जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है? तो उत्तर है, जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है और न ही क्षमता पर आधारित है। चौथा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो उत्तर है, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, भले ही पैसा अनुपयुक्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। भारतीय हिंदू धर्म व्यक्ति को पेशा चुनने की आज़ादी नहीं देती है, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। पांचवा क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? उत्तर है, सच्ची लोकतंत्र की स्थापना के लिए समरसता, भ्रातृत्व एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। दूसरा चैप्टर 20 के दांत। पहला क्वेश्चन, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में क्या जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर है कि सेन साहब अमीर व्यक्ति थे, उन्हें 5 लड़कियां थी तथा 1 लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा अलग शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम तथा अलग शिक्षा था। दूसरा क्वेश्चन, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा सेन साहब के जीवन के मामलों में अपवाद था क्योंकि उसके लिए घर में खोखा के लिए अलग नियम था। तीसरा क्वेश्चन, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? कहानीकार कहना चाहता है कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। चौथा, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक अमीर के द्वारा गरीबों पर किए गए अत्याचार का विरोध करना दिखाता है। पांचवा क्वेश्चन कि महल और झोपड़ी वालों की अक्सर लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी के एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। मदन और कासू में झगड़ा होने से यह पता चलता है कि कासू महल वाले थे और मदन झोपड़ी वाले। इस लड़ाई में दूसरी झोपड़ी वाले उसकी मदद करते थे। तीसरा चैप्टर, भारत से हम क्या सीखें? पहला क्वेश्चन, लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं, क्योंकि गांव में सच्चाई, करुणा, प्रेम तथा सहयोग की भावना भरा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कि धर्म के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो उत्तर होगा कि भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। भारत के धार्मिक क्षेत्र का विश्व में प्रमुख स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा क्वेश्चन कि भारत
किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? तो यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। भारत संस्कृत भाषा के द्वारा अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। चौथा क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व को बतलाए हैं? तो उत्तर होगा मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। संस्कृत के मदद से ही ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं का जन्म हुआ है। पांचवा क्वेश्चन, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है? तो उत्तर, लेखक किसी विषय के मूल्य तथा उद्गम स्थल तक पहुँचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय का जीवन मूल्य ज्ञात होता है। छठा क्वेश्चन है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों? तो उत्तर है, लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले अधिकारियों को कहा है, क्योंकि भारत को जानने वाले को ही सिकंदर कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो उत्तर है, भारत एक ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है। यह जीवन की बड़ी से भी बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व में चिंतन का विषय है। चौथा चैप्टर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पहला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने के विषय बन गया। दूसरा क्वेश्चन, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? उत्तर, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम्हारे अंदर पशु की प्रवृत्ति है। तीसरा क्वेश्चन, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? उत्तर होगा, कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली था तो उसे नाखून की जरूरत थी। वनमानुष के समान मनुष्यों के लिए नाखून अस्त्र था। अपनी आत्मरक्षा के लिए नाखून रखना आवश्यक था, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त एवं तर्कसंगत है। चौथा, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? उत्तर, मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। वह पुरानी जीवन शैली को भूलने के लिए बार बार नाखून को काटता है। पांचवा, लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता क्या है? तो उत्तर, सफलता और चरितार्थता में लेखक ने अंतर होने की बात बताया है। किसी भी प्रकार से छल, बल या बुद्धि से सफल हो जाना सफलता है, लेकिन प्रेम, मैत्री, त्याग एवं जन कल्याण का भाव रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चरितार्थता है। पांचवा, नागरी लिपि। पहला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार कहीं बाहर से भारत आए थे। इन्होंने अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया था और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए हैं। दूसरा, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो करीब 2 सदी पहले पहली बार
देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार देवनागरी लिपि के अक्षरों में अस्थिरता आई। तीसरा, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? लेखक ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। चौथा क्वेश्चन, नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि देवनागरी कहलाती है। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेत के राष्ट्रकूट, देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। पाँचवा, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुई है, उनके विवरण दें। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुई है। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? एक मत के अनुसार, छठा क्वेश्चन, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मण सर्वप्रथम नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। और एक मत के अनुसार बांकी नगर सिर्फ नगर है परंतु काशी देवनागरी है, इसीलिए इसे देवनागरी कहते हैं। सातवां क्वेश्चन, कि नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी? तो नागरी लिपि 8वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी, अतः उस समय यह सार्वदेशिक लिपि थी। छठा चैप्टर बहादुर। पहला क्वेश्चन, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है? उत्तर, लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था कि जैसा लगता था कि लेखक को अब नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, इसी कारण से उस पर एक भारी दायित्व आ गया था। दूसरा क्वेश्चन, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो पहली बार दिखे बहादुर का उम्र 12 से 13 वर्ष की थी। उसका गोरा रंग, चपटा मुंह और ठिगना चकैत शरीर, वह एक सफ़ेद नेकर, आधी बाँह की कमीज और भूरे रंग का जूता पहना था। कहानीकार अमरकांत तीसरा क्वेश्चन, कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था? उत्तर, लेखक को नौकर रखना कई कारणों से ज़रूरी हो गया था। उसकी पत्नी को सुबह से लेकर शाम तक खटना पड़ता था। लेखक की पत्नी अपने आप को अभागिन और दुखिया समझने लगी थी, इसी कारण से नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। चौथा क्वेश्चन, कि बहादुर के नाम से दिल शब्द को क्यों उड़ा दिया गया? तो पहली बार बहादुर नाम पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ पर दिल शब्द अभिप्राय भावनात्मक परिवेश है, इसीलिए महिला निर्मला ने उदारतापूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। पाँचवां क्वेश्चन, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था। सभी के कपड़े साफ दिखाई देते थे। निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधर गई थी। छठा क्वेश्चन, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर ने एक बार उस भैंस को बहुत मारा था जिसे उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। माँ ने भैंस की मार की काल्पनिक अनुमान लगाकर एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई कर दी। इसी वजह से बहादुर अपने घर भाग गया। सातवां क्वेश्चन, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? उत्तर, लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ समय बाद लेखक की पत्नी और बेटे के द्वारा उसे मारपीट और गाली गलौज देते रहते थे। रिश्तेदार के झूठे आरोप लगाने के बाद लेखक ने भी उसे बहुत मारा। बार प्रताड़ित और मार खाने की वजह से बहादुर एक दिन अचानक लेखक का घर छोड़ दिया।
8वां नंबर क्वेश्चन, घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रपंच रचा और उनका क्या परिणाम निकला। तो लेखक के उत्तर, लेखक के घर आए रिश्तेदार ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए चोरी का प्रपंच रचा। उन्होंने चोरी का झूठा आरोप बहादुर पर लगाया। इस आरोप से बहादुर की पिटाई लगी, जिसके कारण बहादुर लेखक के घर को छोड़कर चला गया। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बहादुर के चले जाने से सबको पछतावा क्यों होता है। उत्तर, बहादुर घर के सभी कार्य कुशलतापूर्वक करता था। घर के सभी सदस्यों को खूब आराम मिलता था। वह घर का सभी काम करता था। बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप लगाता है तो वह बिना कुछ लिए चला जाता है। यही कारणों से बहादुर के चले जाने से सबको पछतावा होता है। 7वां चैप्टर, परंपरा का मूल्यांकन। पहला क्वेश्चन, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। तो परंपरा का ज्ञान उनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है जो युग का परिवर्तन करना चाहते हैं तथा क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है। दूसरा क्वेश्चन, साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क दिए। साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन इसलिए होता है क्योंकि यह मनुष्य और परिस्थितियों के द्वंद्वात्मक संबंध पर निर्भर करता है, किसी एक पर नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, विचार करें। तो लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। चौथा क्वेश्चन, कि साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। उत्तर, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य के प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य केवल विचारधारा ही नहीं बल्कि इंद्रिय बोध भी है। 5वां क्वेश्चन, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है। तो उत्तर, संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखकर भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि इस देश के तरह अन्य किसी भी देशों में साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन नहीं कर सकता है। 8वां चैप्टर, जीत जीत मैं निरखत हूँ। पहला क्वेश्चन, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो उत्तर, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में 1938 ईस्वी को हुआ था, इसलिए वह उनकी जन्मभूमि है। रामपुर में उनके बहनों का जन्म हुआ और उनके बाबूजी वहां 22 वर्ष तक रहे। इस प्रकार बिरजू महाराज का संबंध इन दोनों जगह से है। दूसरा क्वेश्चन, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। तो बिरजू महाराज की इतनी छोटी उम्र में नाचना शायद उनके बाबूजी को पसंद नहीं था, इसलिए रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर उन्होंने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। तीसरा क्वेश्चन, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए। तो उत्तर होगा कि नृत्य की शिक्षा के लिए बिरजू महाराज दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े और वहाँ निर्मला एवं लीला कृपलानी के संपर्क में आए। चौथा क्वेश्चन, कि किसके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। तो अपने बाबूजी तथा अपने चाचा जी शंभू महाराज के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो उत्तर होगा कि बिरजू महाराज के गुरु उनके ही बाबूजी थे,
जब उनके बाबूजी रामपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करने जाते थे तो उसी के साथ बिरजू महाराज भी जाते थे। बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु लू लगने से 54 वर्ष की अवस्था में हो गई। छठा क्वेश्चन, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की? तो उत्तर, बिरजू महाराज ने सीताराम बागला को नृत्य की शिक्षा देना शुरू किए थे। उस समय उसकी उम्र 9 साल की थी। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो उत्तर, बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला बजाते थे। नंबर अध्याय आविन्यो। और पहला क्वेश्चन, आविन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आविन्यो एक स्थान का नाम है। यह दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है। दूसरा क्वेश्चन, हर वर्ष आविन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? तो उत्तर, आविन्यो में हर वर्ष गर्मियों के मौसम में फ्रांस और यूरोप में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह होता है। तीसरा क्वेश्चन, लेखक आविन्यो किस सिलसिला में गए थे? वहाँ उन्होंने क्या देखा सुना? फ्रांस में पीटर बुके के विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत होने वाला था। लेखक फ्रेंच सरकार के आमंत्रण से आविन्यो गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ समारोह के दौरान वहाँ अनेक चर्च और पुराने स्थान को रंग स्थलियों में बदलते देखा है। चौथा क्वेश्चन, ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आजकल उसका क्या उपयोग होता है? तो ला शत्रुज, उत्तर, ला शत्रुज कारथूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। यह आविन्यो में स्थित है, जो रोन नदी के दूसरी ओर लगभग स्वतंत्र बस्ती है। आजकल इसका उपयोग कला केंद्र के रूप में होता है। पाँचवां, लेखक आविन्यो क्या साथ ले गए थे? वहाँ कितने दिनों तक रहे थे? लेखक की उपलब्धि क्या थी? उत्तर, लेखक आविन्यो में एक टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें, कुछ संगीत के टेप्स अपने साथ ले गए थे। वे वहाँ 21 दिन रहे और इस क्रम में उन्होंने 35 कविताएं एवं 27 गद्य लिखा। छठा क्वेश्चन, कि आविन्यो के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं? तो लेखक को आविन्यो के प्रमुख कला केंद्र में वे सुंदर, सघन और सुनसान जगहों में पवित्रता के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। सातवां क्वेश्चन, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? उत्तर, नदी के तट पर विनोद कुमार शुक्ल जी की एक कविता नदी चेहरा लोगों की याद आती है। 8वां नंबर क्वेश्चन, कि नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? नदी के तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल जी की याद आती है, क्योंकि नदी के तट पर लेखक जिस प्रकार अपनी कविता की कल्पना किया है, उसी प्रकार वह भी तुलना करता है। 10वां चैप्टर, मछली। पहला क्वेश्चन, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? तो उत्तर, दौड़ते हुए बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गया कि इस गली से घर नज़दीक पड़ता था। दूसरा क्वेश्चन, मछलियों को लेकर बच्चे की अभिलाषा क्या थी? तो मछलियों को लेकर बच्चे की अभिलाषा था कि एक मछली पिताजी से मांगकर कुएं में डाल कर बहुत बड़ी करेंगे।
जब मन होगा बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे और बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि मछलियों के लिए घर होने के बाद बच्चों ने क्या किया। उत्तर होगा कि घर आने के बाद बच्चों ने नहान घर में प्रवेश किया, भरी हुई बाल्टी को आधा खाली कर झोले की तीनों मछलियां उड़ेल दी। चौथा क्वेश्चन है मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। तो उत्तर होगा संतु को मछली से डर लगता था, वह मछली को छूते हुए डर रहा था ताकि मछली काट न ले। पांचवा क्वेश्चन है कि मछली के बारे में दीदी की क्या जानकारी थी, बच्चों ने उसकी परख कैसे की। मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखें में परछाई नहीं दिखती बनती है। बच्चों ने अपनी परख एक मृत मछली को आंख में अपनी परछाई देखकर की। छठा नंबर क्वेश्चन है संतु क्यों उदास हो गया। उत्तर संतु यह जानकर उदास हो गया था कि मछली कुछ देर में कट जाएगी और वह मछली को जीवित पालना चाहता था। 10वां नंबर चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। पहला क्वेश्चन डुमराव की महत्ता किस कारण से है। उत्तर कि डुमराव की महत्ता शहनाई से है, क्योंकि प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था और डुमराव में सोन नदी के किनारे एक प्रकार की घास पाई जाती है जो शहनाई की रीढ़ कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन कि सुशीर वाद्य किसे कहते हैं, शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो सुशीर वाद्य ऐसे वाद्य है जिसमें नारी या नरकट या रीढ़ होती है जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है और शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति अरब देश से हुई है। तीसरा क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे, इसमें उनके व्यक्तित्व का कौन सा पथ उद्घाटित होता है। उत्तर बिस्मिल्लाह खां जब इबादत खुदा के सामने झुकते थे तो सजदे गिड़गिड़ा कर खुद से बच्चे सुर का वरदान मांगते थे। इस बात से स्पष्ट होता है कि बिस्मिल्लाह खां संवेदनशील और विनम्र थे, वे संगीत साधना में लीन थे। चौथा क्वेश्चन मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दें। उत्तर कि मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यधिक जुड़ाव था। मुहर्रम महीना में वे न तो शहनाई बजाते थे और न तो किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां बड़े होकर शहनाई बजाते थे। 5वां क्वेश्चन है संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं। उत्तर कुलसुम हलवाई की कचौड़ी को संगीतमय कहा गया है। वह जब बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालते थे तो उस समय छन्न की आवाज़ उठती थी जो संगीत के समान लगता था, इसलिए उनके कचौड़ी का संगीतमय कचौड़ी कहते हैं। छठा क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर होते थे तो वह अपना प्रदर्शन काशी के दिशा में मुँह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। 12 नंबर चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। पहला क्वेश्चन कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा कि गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बहुत बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। तो उत्तर इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग इसलिए सीखना जरूरी है कि उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द उत्तम तरीका है। तीसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते थे। तो उत्तर शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी का यह है कि बच्चे और मनुष्य शरीर बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुण प्रकट किए जाए। चौथा क्वेश्चन है कि मस्तिष्क एवं आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। तो उत्तर होगा कि शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे जिस क्षण अपने तालीम शुरू करें उसी क्षण उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए।
इस प्रकार शिक्षा मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। 5वां क्वेश्चन है कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे? तो उत्तर होगा कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। उनके विचारों से शिक्षा मनुष्य में साहस, बल, सदाचार, गुण जैसे गुण का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? उत्तर होगा गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य से भारतीय जीवन को प्रभावित किया गया है। यह आपका कहानी का सब्जेक्टिव समाप्त होता है। अब शुरू होगा कक्षा 10 के हिंदी कविता का सब्जेक्टिव।